नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात की अपन 2 क्लासें देख चुके हैं। आज पार्ट 3 अपन देखेंगे, जिसमें अनुपात से संबंधित कुछ नियमों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में अपन ने अनुपात के जो 6 प्रकार थे उन पर डिस्कस किया था। विलोमानुपात, मिश्र अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात। अब आज की क्लास में अपन देखते हैं कि सरल रूप या सरल अनुपात क्या होता है। प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए अनुपात को सरल अनुपात में लिखते हैं, फिर हल करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 50:40। तो सरल अनुपात में लिखने का मतलब हो गया कि ये जो दो अनुपात x अनुपात y या a अनुपात b के रूप में जो भी लिखे हुए हैं, यहां संख्या के रूप में 50:40 लिखा हुआ है। इन दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी अगर मैं भाग देना चाहूं तो 10 का भाग चला जाएगा, तो 10 का भाग गया इसमें 5 बार और इसमें 10 का भाग गया 4 बार, तो ये आ गया 5:4। लेकिन अब देखिए इस 5 में और इस 4 में किसी भी ऐसी संख्या का भाग नहीं जाएगा जो इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, यानी कि अभाज्य संख्या हो जानी चाहिए। दोनों में ऐसी स्टेप प्राप्त हो जानी चाहिए कि फिर इन दोनों में कोई भी समान संख्या का भाग नहीं जाए। तो ये इसका सरल रूप कहलाता है। अब इसमें जैसे अपन 2 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो आप कितनी भी छोटी या बड़ी संख्या का भाग दे, लेकिन लास्ट में हमें एक ऐसा अनुपात प्राप्त करना है जिसमें आगे फिर इसमें समान संख्या का दोनों में भाग नहीं जाए। कोई भी एक संख्या का न तो इसमें भाग जाए न इसमें भाग जाए। अभी इसमें 10 का जा रहा था तो 10 का इसमें भी गया, इसमें भी गया, लेकिन फिर ऐसी संख्या नहीं मिलनी चाहिए जो इसमें और इसमें दोनों में भाग चला जाए। तो सरल अनुपात का मतलब है कि अनुपात के पूर्व पद तथा पश्च पद परस्पर अभाज्य होने चाहिए। पूर्व पद तथा पश्च पद में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब अभाज्य का मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 50:40 है, इसको मैं लिख सकता हूं 10:5:10:4। 10 म्हणजे 50, 10:40। तो अभी देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसलिए इसको हटाने के लिए अपन इसमें क्या करें, 10 का भाग लगा देते हैं, तो ये हट गया। लेकिन अब क्या बच गया 5:4। अब इन 5 और 4 के अगर गुणनखंड करना चाहे तो गुणनखंड नहीं होंगे। 5 के 4 के तो जाएंगे 2 2 गुणा 2, लेकिन 5 का नहीं होगा। अब देखो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें इनमें तब तक भाग देना है कि जब तक इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपलब्ध नहीं हो। अब देखिए भिन्न रूप या भिन्न अनुपात क्या होता है। जो भी आप अनुपात लिखते हैं, जैसे 5:4 ही लिखा, इसको अगर पूर्व पद को अंश में और पश्च पद को हर में लिख देते हैं, एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट, पूर्व पद को अंश में और पश्च पद को हर में लिख देते हैं, तो ये जो अपने को अंश बटा हर में संख्या प्राप्त हो रही है, इसे ही भिन्न रूप कहते हैं। तो जब किसी अनुपात में पूर्व पद को अंश और पश्च पद को हर में लिखते हैं तो उसे उस अनुपात का भिन्न रूप कहते हैं। जिसे अनुपात जैसे 7:5 लिया है यहां पर, तो 7:5 का भिन्न रूप क्या हो जाएगा 7/5। इस चीज को तो आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं और अपन लिखकर इनको समझ भी चुके हैं। अब आगे देखिए हम अनुपातों की तुलना करते हैं। आपके पास अनुपात है A:B, C:D, 2 अनुपात है। तब इनमें देखो हमें कंडीशंस लगानी है कि कौन सा अनुपात बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा और कौन सा बराबर होगा। अब इन दो का कंपैरिजन करना अपने को कि कौन सा अनुपात बड़ा है इन दोनों में, या इन दोनों में कौन सा छोटा है, या क्या ये दोनों बराबर है। तो देखो इसके लिए 3 कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के लिए। बड़ा है, छोटा है और बराबर के लिए। जिधर इसका मुंह खुला हुआ है वो ज्यादा खाता है, इसका मतलब ज्यादा बड़ा है, और जिधर इधर तीर का निशान है वो इसको खा जाता है मतलब ये कम हो जाता है, तो ये छोटा है, और बराबर का मतलब दोनों बराबर है। तो A:B में बड़ा होगा, A:B बड़ा होगा C:D से। कब? जब AD का मान अगर BC से बड़ा हो। AD मतलब कौन हो गया, A और D बाह्य पदों का गुणनफल कर रहे हैं, और BC अंत पदों का गुणनफल कर रहे हैं। ये जैसे अनुपात के रूप में लिख दिया मैंने A, B, C और D लगातार। तो इसमें A
प्रथम अनुपात कहलाता है, बी द्वितीय अनुपात कहलाता है, सी तृतीय अनुपात कहलाता है, डी चतुर्थ अनुपाती कहलाता है या चतुर्थ अनुपात कहलाता है। ये चार अनुपात जब एक साथ होते हैं तब इनमें मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वह बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा एक सूत्र होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो हम अनुपातों की तुलना करने के लिए यहां पर इसी फॉर्मूले को काम में लेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल करेंगे और देखेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। उसके आधार पर हम उस अनुपात को छोटा या बड़ा बताएंगे। तो देखिए ए और डी ये बाह्य पदों का गुणनफल हो रहा है एडी। अगर इसका गुणनफल बड़ा आ जाए बीसी से, बीसी का मतलब ये मध्य पदों का गुणनफल, अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल से बड़ा हो तो अनुपात ए अनुपात बी सी अनुपात डी से बड़ा होगा। अगर बाह्य पदों का गुणनफल ए डी, ये देखिए ए और डी, बीसी, बीसी का मतलब मध्य पदों का गुणनफल, अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल से छोटा हो तो अनुपात ए अनुपात बी सी अनुपात डी से छोटा होता है। फिर है बराबर की बात, तो बाह्य पदों का गुणनफल अगर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपने ये फॉर्मूला खूब काम में भी लिया होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जब दो अनुपात दे रखे हो और उसमें छोटे बड़े और बराबर की तुलना करनी हो तो अपन यही काम करेंगे। और बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, जो अनुपात पहले लिख रहे हैं उसके बाह्य पद का गुणनफल अगर बड़ा आता है तो पहला अनुपात बड़ा होता है, और जो अनुपात यहाँ पहले लिखा है उसमें अगर मध्य पदों का गुणनफल बड़ा होता है, ये देखो बड़ा है, तो ये वाला छोटा होगा। किसी भी तरीके से आप सोच लीजिएगा। अब अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेशियो। देखिए इसमें ए बी और बी सी दो अनुपात दिए गए हैं, ए बी और बी सी, तो हमें ए बी सी अनुपात ज्ञात करना होता है। एक आगे अपन देखेंगे, अपने को दिया हुआ रहता है ए बी बी सी और सी डी, तो अपने को ए बी सी और डी अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक नक्शा बताऊंगा याद करने का, क्योंकि जियोमेट्री को दिमाग क्या लंबे समय तक पकड़ के रखता है। तो यहां पर जैसे दे रखा है ए अनुपात बी बराबर ए बी, बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी, ये मान दिया गया है। अब हमें एबीसी का मान पता लगाना है कि एबीसी क्या होगा। तो देखो जो भी दो अनुपात दिए गए उनको आप इस तरीके से ऊपर नीचे लिखेंगे, ए बी सी और डी। अब हमें एबीसी का पता लगाना है, तो देखो ये मैंने लिखा ए, तो ये जो ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये तो हो जाता है इनका गुणनफल, तो ए और सी, तो ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो देखो ए सी और बी डी ये तो हो जाता है ए और ये हो जाता है सी, और जो बी सी बी अनुपात ज्ञात करना है अपने को, तो वो बीच में तिरछा इस तरीके से चलता है, ये एक तरीके से उल्टा एन हो गया ये। तो यहां पर कौन है बी और सी, तो ये बी सी का गुणनफल ये बी के बराबर होता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा, ए सी अनुपात बी सी अनुपात बी डी के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसी तरीके से अपन ज्ञात करना चाहिए ए सी, तो जब आपको केवल ए सी पूछा जाता है तो ए बी और सी डी इसमें जो खड़ी संख्याओं का गुणनफल है वह ए सी के बराबर है। ठीक है, अब अपन बात करें दूसरे नियम की, ए अनुपात बी बराबर ए बी, बी सी बराबर सी डी बराबर ई एफ, ये अनुपात लगा हुआ है। तो अपने को चार अनुपात ज्ञात करने लगातार ए बी सी डी। तो इसके लिए देखो मैं क्या बताऊं आपको, ये एक नक्शा याद रखना आपको, ए बी सी डी ई एफ, ये तीन अनुपात दिए गए हैं आपको, 1 2 3, इनको इस तरीके से लिख लिया। अब पहला अनुपात तो जो अपने तीन अनुपातों में ज्ञात किया था खड़ा, वो हो जाता है ए और ये डी। ठीक है, ए सी ई, तो ये देखो ए सी ई तो ए, फिर ये खड़ा बी डी एफ, तो बी डी एफ आपका क्या हो गया डी। अब अपने को बी और सी ज्ञात करना है, तो बी और सी के लिए देखो आप बी से शुरू करेंगे पहले, ये तो 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, अब 3 नंबर का यहां से है, तो इसकी देखो इस तरीके से चलाओ एक, फिर ये दूसरा चलाओ टूटी इधर से ये। ठीक है, तो बी सी ई तो हो गया बी, फिर आपका आ गया बी डी ई, फिर आपका आ गया बी डी ई, ये इस तरीके से बी डी ई, ये टूटी चल गई, फिर ये इधर से शुरू होके इधर आ जाता है। ठीक है, बी डी ई और बी डी एफ का ये।
तो ये 4 अनुपात हो जाते हैं। इस पर एक ये सवाल दिया गया है, ये आपको हल करना है। इस पर आगे अपन डिस्कस कर लेंगे।